सबसे पहले अपन पढ़ते हैं स्टेबिलिटी क्या है ना। तो स्टेबिलिटी इसमें दो तरह की होती है, एक तो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी, एक ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी एनालिसिस। मतलब ठीक है, दो तरह की होती है, एक तो स्टेडी स्टेट और तुम्हारी ट्रांजिएंट। तो अब ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट जो है ये स्टेट है एक तरह से, ये टाइम ड्यूरेशन है ना। अब स्टेडी स्टेट पे अगर सिस्टम में स्टेबिलिटी है, मतलब थोड़े से डिस्टर्बेंसेज आए और उन डिस्टर्बेंसेज को उसने हटा दिया, तो इसका मतलब क्या है कि स्टेडी स्टेट पर सिस्टम अपना स्टेबल हो गया। ऐसे ही अगर ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी देखेंगे, इसका मतलब है कि ट्रांजिएंट जो कंडीशन आती है वहाँ पर थोड़े से डिस्टर्बेंसेज हुए, हालांकि ट्रांजिएंट में लार्ज डिस्टर्बेंसेज होते हैं, तो उन लार्ज डिस्टर्बेंसेज को हटा करके वापस से सिंक्रोनिज्म आ जाती है जो अपने सिस्टम है। इसका मतलब है कि ट्रांजिएंट जो कंडीशन है उस पर से डिस्टर्बेंसेस को हटा करके जो एकदम स्टेबिलिटी उसमें आ जाती है, मतलब नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है, तो उसको बोलेंगे ट्रांजिएंट टाइम पर स्टेबिलिटी हुई है। स्टेडी स्टेट में डिस्टर्बेंस हट गए तो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी हुई है। ये है थोड़ा सा इनका। अब देखो इसमें ये है मेन तो कि एक रोटर होता है मेनली, ठीक है, जिसको अपन क्या देते हैं, सप्लाई देते हैं। तो मैकेनिकल पावर अपन इधर से इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट अपने को इलेक्ट्रिकल पावर मिल रहा है। अब इसमें चक्कर क्या है कि ये जो मैकेनिकल अपन इसको दे रहे हैं इनपुट, तो आपको पता है कि जब मैकेनिकल इनपुट देंगे तो मैकेनिकल पावर प्रोड्यूस होगा, और अपना जो रोटर है उसमें मैकेनिज्म होगी उसका अपोज करेगी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क उसका अपोजिट डायरेक्शन लगेगा, ठीक है। और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की वजह से अपने को इलेक्ट्रिक पावर मिलेगी बाहर, ठीक है। तो अब अपन मान के चल रहे हैं जो रोटर है ना वो आइडियल है, मतलब यहाँ पे लॉस वगैरह नहीं हो रहे कुछ भी ना। तो जैसे मैकेनिकल में पावर दे रहा हूँ तो मेरे को पूरी पूरी इलेक्ट्रिकल में मिल रही है, इसका मतलब मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर बराबर हो गई। तो यहाँ पे जो एसिलेटिंग जो पावर आएगी पी मैकेनिकल माइनस पी इलेक्ट्रिकल इक्वल टू जीरो, क्योंकि दोनों बराबर हैं। दूसरे केस की बात करें, मान लेते हैं कि मैकेनिकल पावर ज़्यादा दी अपन ने, तो पी ए जो एसिलेटिंग पावर आएगी वो क्या होगी, पॉजिटिव। इसका मतलब मैकेनिकल पावर ज़्यादा है, इलेक्ट्रिकल पावर तो वही है, तो क्या होगी, स्पीड बढ़ेगी उसकी, ठीक है। तो ये इसमें इज इट एसिलेट रोटर, ठीक है। और उसको ऐसे भी देख लो, इसको मोटरसाइकिल है ना, तो उस पर कॉन्स्टेंट लोड है, ठीक है, दो जने बैठे हैं उस पर, और अपन ने क्या कर रखा है, वही अपन पावर दे रहे हैं उसको, और वो अपने को रोटेट कर रही है, और एन एस स्पीड है, जो भी स्पीड मिल रही है अपने को। उनमें से अगर एक आदमी को अपन बीच में से अचानक से गायब कर दें तो लोड कम हो गया अपना। अब लोड कम हो गया, पावर तो वही है, इसका मतलब क्या है, स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। तो इसलिए फिर टॉर्क बढ़ेगा उसका, तो स्पीड बढ़ेगी टॉर्क बढ़ेगा, वही बात हो गई। तो वो उसका थोड़ा उल्टा यहाँ पे, मतलब वो मैकेनिकल वो इलेक्ट्रिकल इनपुट थी और मैकेनिकल वो मिल रहा है अपने को, लेकिन यहाँ पर अलग है थोड़ा। लेकिन चीज़ तो वही है ना कि अपन जो मैकेनिकल पावर दे रहे हैं, लोड अगर कम ज़्यादा हो रहा है तो स्पीड वेरिएशन करेगी ना, तो वही सिस्टम है। अब जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर है ना, तीसरे केस में इलेक्ट्रिकल पावर ज़्यादा होगी, इसका मतलब लोड बहुत ज़्यादा हो गया। अब लोड ज़्यादा हो गया तो क्या हुआ, उसकी स्पीड कम हो जाएगी रोटर की, वही सिस्टम यहाँ पे। तो डी एसलेट होगा भाई रोटर अपना ना। और रोटर में जो एसलेटिंग जो पावर आ रही पता है क्या है, वो हाफ जे ओमेगा स्क्वायर। जे क्या पता है यहाँ पे, कॉन्स्टेंट इनर्शिया, मतलब इनर्शिया कॉन्स्टेंट नहीं, वो इनर्शिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया कॉन्स्टेंट तो एच होता है फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और उसके बाद कि हाँ ठीक है, ये हो गया ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको बोलते हैं जे को, और इसकी यूनिट पता है क्या होती है, के जी इंटू मीटर स्क्वायर है। सेकंड नंबर पेज पे देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जी इंटू मीटर स्क्वायर है इसकी यूनिट। और थीटा में लेंगे अपन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन मैकेनिकल रेडियन, ठीक है, थीटा में अपन मान के चल रही है। तो अब ऊपर आ जाओ इस पेज पे कि यहाँ पे सिंक्रोनिज्म लिख रहा है ना, सिंक्रोनिज्म टू द मेंटेन कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। अपन ने मान लिया कि अपना रोटर एक टाइम पे घूम रहा था, अपन ने एक एक्सिस ले ली, उस एक्सिस से कोई पॉइंट ले लिया कि भाई इतने डेल एंगल पे होगा ये, तो डेल एंगल पे फिर उसका जो टॉर्क है ना, तो मैकेनिकल टॉर्क लग रहा है, तो इलेक्ट्रिकल टॉर्क उसके अपोजिट डायरेक्शन लगेगा, और ओमेगा एस से, मतलब वो एन एस बोलो चाहे ओमेगा एस बोलो, तो उस स्पीड से रोटेट कर रहा है, ठीक है। और लोड एंगल बोलेंगे डेल, मान लिया अपन यहाँ पे थीटा क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भाई कितना जो है उसने डिस्प्लेसमेंट तय किया, वही चीज़ है। तो मैकेनिकल कोई नाम लिख दो उसके कि मैकेनिकल टॉर्क है टी एम टी, इलेक्ट्रिकल टॉर्क है, ठीक है। और लेंजेज लो या फिर वही अपोज क्यों कर रहा है, वो ये चीज़ होता है ना कि अपोज कोज, अपोज इससे कोज, वही मतलब कोई भी जो कोज है वो अपोज करेगा, उस कोज का अपोज करता है ना सिस्टम ये की। तो वही लेंजेज लो वाला, या फिर यही इसमें थर्ड लॉ भी अपन मान सकते हैं कि न्यूटन का थर्ड लॉ, या फिर वो लेंजेज लॉ अपन जो पढ़ते हैं उसके कोच का अपोज करता है, जो भी है ना, वो वाला सिस्टम है। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। स्विंग इक्वेशन थोड़ा सा पढ़ते हैं ऐसे मज़ेदार तरीके से। टी जो टॉर्क है अपना कौन सा है ये, वही एसिलेटिंग टॉर्क इक्वल्स टू मैकेनिकल टॉर्क माइनस इलेक्ट्रिकल टॉर्क। अब जो एसिलेटिंग टॉर्क है ना, तो इसका अपना फॉर्मूला है जे और डी स्क्वायर थीटा एम अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू वही। तो ये लिखा है अपन ने फिजिक्स का फॉर्मूला, फिजिक्स का यूज़ करते हुए यहाँ पे अपन ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को और जे जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी टर्म में अपने एसिलेटिंग टॉर्क को लिखा है। अपन इसको याद रख सकते हैं कि भाई जे थीटा जे डी स्क्वायर थीटा एम अपॉन डी टी स्क्वायर। थीटा में आपको पता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है मैकेनिकल रेडियन में, और जे आपको पता है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जी इंटू मीटर स्क्वायर इसकी वो है यूनिट, और मैकेनिकल में सिलेक्ट। अब उन्हें पता है ना कि पावर को क्या लिखते हैं, मतलब टॉर्क को लिखते हैं पावर अपॉन स्पीड जो भी है,
तो पी एम अपन ओमेगा एम माइनस पी ई अपन ओमेगा एम, ठीक है। अब ऐसे ओमेगा एम कॉमन ले लेंगे और उधर भेज देंगे अपन इसको। तो ये जे ओमेगा एम बराबर डी थीटा, और नेक्स्ट लाइन में डी थीटा एम अपन डी टी स्क्वायर पी मैकेनिकल माइनस पी इलेक्ट्रिकल है ना। तो अब हम जे और ओमेगा एम को अपन क्या मान लिया, मोमेंट ऑफ रोटर, ठीक है। मोमेंट ऑफ रोटर मान लिया इसको मेगा जूल सेकंड पर रेडियन, ठीक है, ये इसकी यूनिट हो गई। तो अब इसकी जगह बड़ा एम लिख देंगे बस। तो देखो नीचे नीचे अपन यहाँ पे क्या करा कि जो थीटा एम है ना उसको अपन लिखा ओमेगा एम टी प्लस डेल एम। तो जो अपना जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको अपन स्टम में लिख दिया ओमेगा एम टी प्लस डेल एम, ठीक है, स्टम में लिख दिया। अब क्या होगा कि इसको अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि थीटा एम की जगह रखेंगे, तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ओमेगा एम टी का तो 0 हो जाएगा, डेल एम बचेगा तो डेल एम का 2 बार करेंगे, एम डी स्क्वायर डेल एम पर डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू पी मैकेनिकल माइनस इलेक्ट्रिकल स्विंग इक्वेशन आ जाए, ठीक है। तो ये अपनी स्विंग इक्वेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो अब यहाँ पे फिर क्या करेंगे, थोड़ा सा एच की टर्म में अगर अपने को स्विंग इक्वेशन बदल क्या करें तो ध्यान से देखना। एच है इसकी यूनिट सेकंड है, क्या लिखेंगे, एच बराबर होता है तुम्हारे पास कांस्टेंट इनर्शिया कांस्टेंट, लिखेंगे क्या, काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द रोटर अपॉन बेस एम बी है। काइनेटिक एनर्जी जो स्टोर हुई है किस में, रोटर में, अपॉन बेस एम बी है। तो वही अब काइनेटिक एनर्जी बताई थी मैंने आपको, अभी जो बताई थी हाफ जे ओमेगा एस एम का स्क्वायर अपॉन एस बेस, ठीक है। तो सिंक्रोनिज्म, वही सिंक्रोनिज्म की जो स्पीड है वही है ना। तो अपन क्या करेंगे ना, जे ओमेगा एस एम को मैंने थोड़ा अलग लिख दिया, ओमेगा एस एम अलग है, नीचे 2 अपॉन बेस लिख दिया, ठीक है, 2 बेस लिख दिया। तो अब जो जे ओमेगा एस एम लिखा आपको पता है, जे ओमेगा एस एम ऊपर लिखा था एम बड़ा वाला मोमेंट ऑफ रोटर, तो वो चीज डाल दी यहाँ पे, और ओमेगा एस एम अपना ये 2 बेस। अब इसको मैं क्या करूँगा, एम अपॉन ओमेगा एस बेस, तो इस एस बेस को एक साइड लिख दे, बाकी क्या बचा अपने पास 2h अपन ओमेगा एस एम, ठीक है, ये बच गया। अब मुझे एम अपॉन एस बेस की जगह 2h अपन ओमेगा एस एम रखना है, मतलब अब आप क्योंकि अपने पास एस बेस तो है ही नहीं, तो मैंने कहा कि जो ऊपर वाली इक्वेशन है नंबर 1 स्विंग इक्वेशन, उसमें दोनों साइड एस बेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो अपने को एस बेस एम अपन एस बेस मिल जाएगा, मिल गया। तो अपन ने डायरेक्ट वहाँ पर पुट कर दिया, और इधर जो पी एम वो टी है ना, इसको एस बेस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये पर यूनिट में चेंज हो जाएंगे, तो ये पर यूनिट आपको लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये तो क्या था, मैकेनिकल वाला था, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए, तो थीटा ई की जगह p/2 थीटा एम की मतलब वो रख दूंगा ना, और इसको मैकेनिकल बदलने के लिए ओमेगा एस बराबर p/2 थीटा ओमेगा एस एम ये लिख देंगे। मतलब जो मैकेनिकल एंगल है सारे आपके, तो उसको क्या कर दिया अपन, इलेक्ट्रिकल में बदल दिया। तो ये इलेक्ट्रिकल वाला ने यहाँ पे याद रखना क्या है, 2h अपॉन ओमेगा एस डी स्क्वायर डेल ई अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू पी एम पर यूनिट माइनस पी इलेक्ट्रिकल पर यूनिट, ठीक है। इसको बोलेंगे अपन स्विंग इक्वेशन। तो पहले क्या थी, मैकेनिकल में थी, अपन किस में ले लिया, इलेक्ट्रिकल ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। चलो अब बात करेंगे आगे कि ओमेगा एस एम को अपन क्या लिखेंगे, ओमेगा एस एम को लिखेंगे अपन कि 2πn ओमेगा एस एम, ठीक है, मैकेनिकल वाली बात चलिए, तो 2πn एन की जगह n/60 लिख देंगे। वही अगर ओमेगा एस इलेक्ट्रिकल वाला तो उसको लिखेंगे 2πf, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कन्फ्यूजन मत करना उन चीज़ों में। तो वही है बस। अब अपन ने क्या करा पता है, जो अभी स्विंग क्वेश्चन आई है इलेक्ट्रिकल टर्म में ओमेगा एस, उसकी जगह 2πf रख दिया, तो देखो नई क्वेश्चन आई, ओनली वैलिड फॉर इलेक्ट्रिकल रेडियन, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी न्यूमेरिकल है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, न्यूमेरिकल आप बाद में खुद अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। और बाकी से एंगुलर स्पीड मैंने ग्रीन कर रखा है, एंगुलर स्पीड आपसे पूछेगा तो क्या होता है, जो आपको जो लोड एंगल है उसका टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दो तो एंगुलर स्पीड आ जाएगी आपके पास, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये डायरेक्ट ये देखो, ये 2h अपॉन ओमेगा एस डी ओमेगा आर अपॉन डी टी पी एम मैकेनिकल माइनस इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई आपके पास। और देखो ये क्या लिख रखा है, अगर फॉल्ट के बाद ना एसिलेट हो रहा है, इसका मतलब है कि एसिलेशन हो रहा है, इसका मतलब जनरेटर तो सब कुछ बढ़ेगा। हाँ, मतलब ये कि फॉल्ट के बाद ना अगर आपका एसिलेशन हो रहा है, इसका मतलब आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। लेकिन अगर फॉल्ट के बाद वही उल्टा हो जाएगा, फिर अगर इसे डी एसिलेशन हो रहा है तो वो चीज़ आप देख सकते हो। और बाकी हम बात करेंगे कि जो पावर एंगल है आपका, तो पावर एंगल कर्व के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि जो अपन ने पढ़ा है कि P बराबर EV अपॉन एक्स साइन डेल, ठीक है। तो डेल इलेक्ट्रिकल वाला लेंगे अपन इसमें, और अपन ने इनफाइनाइट बस जहाँ भी आएगा उसका मतलब वहाँ पे जो वोल्टेज उसका एंगल 0 है, और ये नॉर्मली अपन ने सिंक्रोनस में भी पढ़ा है, ठीक है। तो वहीं से मोटिवेटेड है ये थोड़ा सा। तो अब इधर जैसे जनरेटर की तरह काम करेंगे तो यहाँ से ई एंगल जो है जनरेटर वोल्टेज हो रही है, ये अपन देंगे इसको, ठीक है। तो उसका टर्मिनल वोल्टेज BT अपने को मिलेगी। तो इसमें अगर नॉर्मल देखिए पावर फॉर्मूला क्या आपने पढ़ा भी होगा, तो P बराबर EV अपॉन एक्स है, और इसमें आएगा साइन डेली, ठीक है। अब जो EV अपॉन एक्स पता है P मैक्स है, कॉन्स्टेंट पावर है और मैक्सिमम है, ठीक है। तो इसको अपन ग्राफ में से बनाया, जैसे आप नीचे दिख रहा है, डेल बराबर 0 है, फिर उसके बाद डेल नोड है, फिर उसका डेली इलेक्ट्रिक 90 डिग्री, फिर ये सारी चीज़ें। तो अपन जो लोड को चला रहे हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा मैं ये चीज़ बता देता हूँ कि जैसे अपने लोड पे चलाएंगे, जैसे π/2 पे चला रहे हैं अपन, ठीक है, लोड को अपने को P मैक्सिमम पावर मिलेगी उस टाइम पे अपने को, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आप गाड़ी को 140 रेंज और 140 पे चला रहे तो रोड में अगर अचानक से गड्ढा आ गया तो क्या होगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम मोटर को भी ना उस मैक्सिमम स्पीड पे मैक्सिमम पावर पर नहीं चला सकते। भाई मैक्सिमम पावर मैक्सिमम स्पीड होगी तो उस टाइम पे नहीं चला सकते, भी हल्का सा डिस्टर्बेंस होगा तो वो तो मामला तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा ना, पूरी जो मशीन है अपनी वो खत्म ही हो जाएगी, अष्ट हो जाएगी पूरी, है ना।
तो इसलिए अपन क्या करें, थोड़ा स्टेबिलिटी के लिए तो जैसे जैसे अपन पावर को नीचे चलाएंगे, मतलब नीचे कम लो पावर पे चलाएंगे, तो अपनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सीधी सी बात है। अब कोई आदमी ना गाड़ी को 10 की स्पीड पर चला रहा है, तो मैं कह रहा हूँ पेट का पानी भी नहीं हिलेगा। तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या, स्टेबिलिटी ज़्यादा है। आप पावर कम ले रहे हो, कम पावर पे पूरे सिस्टम को चला रहे हो, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी आपकी। ठीक है, तो इसलिए नॉर्मली 30 के आसपास अपन चलाते हैं। 30 डिग्री एंगल जो होता है लोड एंगल, उसके आसपास इसको चलाते हैं। ठीक है, मैकेनिकल जो अपनी मशीन वगैरह होती है उनको तो मैकेनिकल तो पावर लेंगे अपनी 30 के आसपास लेंगे, 30 डिग्री के आसपास जो लोड एंगल होगा। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपको थोड़ा और अच्छे से समझना तो देख लेना। बाकी वही सारी चीज़ें इसमें, जैसे मैं बोल रहा हूँ पी मैक्स, तो P/2। ठीक है, मतलब 30 डिग्री के आसपास चलाएंगे तो उसके आसपास ये रहा है। ठीक है, और डेल के इसकी जो रेंज होगी लोड एंगल 30 से 40 के आसपास होगी। अब इसमें सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशिएंट होता है, कुछ नहीं, आपकी जो पावर थी ना आपने उसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया। ठीक है, डेल के रेस्पेक्ट में, तो वो पी मैक्स साइन डेल तो वो कोस डेल हो जाएगा, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब वही इन्होंने रेंज डिसाइड कर दी कि ना स्टेबल ऑपरेशन के लिए एसपी की वैल्यू क्या होगी। अब आपको तो पता ही है कि मैंने बताया था कि जो डेल है उसको 0 से 90 के बीच में आप करो ऑपरेट, कोई दिक्कत नहीं। 90 पे मत करो, 90 पे नहीं कर सकते, लेकिन 90 0 से 90 का मतलब ऐसा नहीं कि 0 से लेकर 90 के बीच में, उसका मतलब है 30-40 डिग्री एंगल पर करना है, लेकिन वो लेंगे अपन रेंज 0 से 90 में। तो उस रीजन में क्या होगा, स्टेबल होगा, तो एसपी की वैल्यू अपने आप पॉजिटिव आ जाएगी, रख के देख लेना। दूसरा एस डेल बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ पे ये एक पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अनस्टेबल रीजन होगा क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि मार्जिनल स्टेबल होगा, सॉरी अनस्टेबल तो नहीं होगा, मार्जिनल होगा। लेकिन अगर आप है ना 90 से ज़्यादा डिग्री पे जाओगे ना, तो खतरा ही है, फिर कोई मतलब नहीं है। तो वहाँ पे तो फिर वो अनस्टेबल रीजन है पूरा, और एसपी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो वही यहाँ पे बताया गया है, ये पूरा आपका कर्व है, ये वही कर्व है जो मैं बता रहा था इधर। अब वही हिसाब से उन्होंने स्टेबल रीजन लिख दिया, अनस्टेबल रीजन लिख दिया, मार्जिनल स्टेबल बता दिया क्या है क्या सिस्टम नहीं है। ठीक है, एसपी की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव आप समझ गए हो कि उसमें वैल्यू पुट करने पर, तो ये सारी चीज़ें हैं। एक ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी आती है। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी क्या है, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी एक तरह से यही है, बस आपने क्या करा इसमें जो 2H/ओमेगा S है ना, d² डेल अपॉन dt², इसको लिख दिया कि पी मैकेनिकल माइनस इलेक्ट्रिकल पर यूनिट है, इसको डिफ्रेंशिएट करा अपन ने। ठीक है, और कर कुरा के लास्ट में आ गया डेल 1 से लेकर डेल 2, ये आपके लोड एंगल है, और पी मैकेनिकल माइनस इलेक्ट्रिकल टू डेल, ये ग्राफिकल इक्वेशन है इसकी। ठीक है, बाकी इसमें हाँ देखो, मैं इसमें गजब की चीज़ बताता हूँ, ये भी वही है, मतलब अलग से कुछ है नहीं इसमें। ये है कि जो मैकेनिकल जो पावर है ना आपकी मैकेनिकल, ठीक है, तो मैकेनिकल और जो इलेक्ट्रिकल पावर अगर आपकी फॉल्ट होने से पहले जीरो तो होती नहीं है, कि कुछ ना कुछ मैकेनिकल पावर थी, इलेक्ट्रिकल पावर जो कि जा रही है वहाँ तक सीधे, जैसे जनरेटर से थी तो मोटर तक वो डायग्राम देखो, जैसे ट्रांसमिशन लाइन 1 और 2 के थ्रू जनरेटर से हमने पी मैकेनिकल पावर थी, इलेक्ट्रिकल पावर मोटर के थ्रू वहाँ तक पहुँच रही है। इसका मतलब ये फॉल्ट होने से पहले एक कंडीशन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइम पे मैकेनिकल जो इलेक्ट्रिकल पावर बराबर है, वो तो बराबर है, तो एसिलेशन डी एसिलेशन कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। फ्रिक्वेंसी जो है NR है, जो NR स्पीड है, और फ्रिक्वेंसी आपकी ऐसी तो सारी चीज़ बनी हुई है ऐसी के एज इट इज़, कोई अंतर नहीं हो रहा। अब देखो ड्यूरिंग फॉल्ट क्या होगा कि मैकेनिकल जो पावर दी है ना अपन ने, वो मतलब जीरो तो नहीं होगी, क्योंकि मैकेनिकल पावर तो दे ही रहे हैं अपन, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल पावर वहाँ पहुँच नहीं रही, तो इलेक्ट्रिकल पावर एक्चुअली में जीरो हो जाएगी। तो जीरो हो जाएगी तो सोचो एसिलेशन पावर तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मैंने बताया था एसिलेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, लोड एंगल बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, तो वो सारी चीज़ चेंज होगी ड्यूरिंग फॉल्ट। अब आ जाओ पोस्ट फॉल्ट क्लियरिंग, इसका मतलब अपने को क्या है, इस टाइम पे अपना देखो क्या दिक्कत है कि अब सिस्टम क्या होगा, अपना अनबैलेंस्ड हो गया। ठीक है, अब चक्कर क्या है कि अपन ये कोशिश कर रहे हैं कि ना ये जो सिस्टम है इसमें डिस्टर्बेंस हुई ना ये सही हो जाए, मतलब इसमें डिस्टर्बेंसेस रहे ही नहीं। अब आपको कैसे कि भाई ये पता है ये चीज़ है ना, मतलब अपन इसको मैनुअली नहीं करते, मतलब इसको ऑटोमेटिक बेस्ड में करते हैं, क्योंकि ये ना माइक्रो सेकंड्स का खेल होता है, मिली सेकंड्स का लगा लो, मिली सेकंड्स का खेल होता है। अगर इतने टाइम में अगर हम चाहें कोई आदमी उस चीज़ को पहले फॉल्ट को देखे हुए फिर उसको करे, तो इतने में तो ना मतलब एक स्टेट की स्टेट खत्म हो जाएगी, मतलब पूरी जो लाइन है वो खत्म हो जाएगी आपकी। तो बहुत बड़ी समस्या, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मतलब लोग बागों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है इससे, जो आसपास रहेंगे। एक ब्लास्ट होगा तो दिक्कत तो आएगी, तार वार टूटेंगे, पता नहीं क्या क्या होगा। तो उस चीज़ से बढ़िया ये है कि आप है ना उसको ऑटोमेटिक करो। ऑटोमेटिक का मतलब होता है बहुत जितनी जल्दी फॉल्ट होता है उतनी जल्दी वो रिकवर कर देगा। तो इसमें यही है कि पोस्ट फॉल्ट का मतलब है कि अपन एक ऐसा सिस्टम डेवलप करेंगे कि जो रिकवर कर दे उसको फॉल्ट को तुरंत की तुरंत। जो सिस्टम पहले था ना लगभग वैसा ही ले आए, सिस्टम पहले था वैसा ही ले आए, इसका मतलब डिस्टर्बेंस हट गए, डिस्टर्बेंस हट गए, इसका मतलब क्या है कि कोई दिक्कत नहीं है, अपना सिस्टम से चल रहा है। तो ये अपना मोटिव है, और इसको ना ऑटोमेटिक करते हैं, फिर मैनुअल नहीं होता है, मैनुअल हो ही नहीं सकता, बहुत जल्दी होता है प्रोसेस। तो अब इसमें क्या करेंगे, जैसे ये एरिया है, जैसे ऊपर वाला एरिया है ना मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पावर डंडा है, उसको जस्ट ऊपर देखें तो वो कौन सा है, डी एसिलेशन होगा, और नीचे वाले एरिया में एसिलेशन होगा। पहले तो आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अब मैं जैसे बात करूँगा कि मेरे पास क्या था, मैकेनिकल पावर है, ठीक है। तो मैं क्या जैसे एंगल सबसे पहले ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, एसिलेशन हो रहा है, ये जो आगे आगे देखोगे आप तो यहाँ पे है, ठीक है। मैं जैसे जूम कर देता हूँ इस पार्ट को, बस ये जो मैं A1 लिख रहा है ना, A1 इसके नीचे नीचे आ रहा हूँ मैं, ठीक है। आगे इधर नीचे आ गया मैं, उसके बाद मैं ऊपर जा रहा हूँ,
फिर AC होता हुआ, AC मतलब एसिलेशन हो रहा है, ठीक है, फिर एसिलेशन हो रहा है इसमें। उसके बाद फिर मैं इधर आ गया, इधर के बाद अपना ओमेगा आ रहा है ना यहाँ तक। इसका मतलब है, पता है इस कंडीशन में क्या हुआ, इस कंडीशन में होगा कि जो उसकी स्पीड है ना वो पहले के बराबर आ चुकी है। देखो मैंने ओमेगा एस लिख रखा है, ठीक है। इसका मतलब अपन ने उसको करा, सिस्टम को बैलेंस करा, तो ओमेगा आर आएगी उसकी स्पीड पहले जैसी, ठीक है। अब स्पीड तो मिल गई, लेकिन क्या हुआ कि ना अपने को फ्रिक्वेंसी वगैरह नहीं मिली अभी तक, ठीक है, या फिर लोड एंगल वगैरह वो सारी चीज़ें सेम नहीं हुई। तो क्या होगा, वापस से डी एसिलेशन होगा उसका, क्योंकि इस पॉइंट के बाद अब इसका डी एसिलेशन शुरू स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अपनी डी एसिलेशन होता हो तो इधर जाएगी ये, फिर डी एसिलेशन हो रहा है इसका, ठीक है। उसके बाद फिर ये एसिलेशन होगा, इस वाले पॉइंट पर आएगी, वापस से फिर एसिलेशन होगा, ये नीचे से ये देखो, फिर नीचे आएंगे फिर ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो एक अब हालांकि नीचे आएंगे ऊपर जाएंगे, इधर नहीं जाएंगे, अब तो यहीं से होगा यार, ये वाला ना, ये AC वाला, ये वाला, ये इधर वाला DC वाला है ना ये। इसका मतलब मेरे कहने मतलब है कि मोटा मोटा देखा जाए तो ये ऐसा सिस्टम है कि ऊपर पार्ट डीएसलेट होगा, नीचे एसिलेट होगा। अब आपको क्या चाहिए, एसिलेशन चाहिए, डीएसिलेशन चाहिए, ताकि अपना सिस्टम क्या हो सके, बैलेंस्ड हो सके। तो उस हिसाब से ना ये पूरा प्रोसेस होता रहता है इसमें, एसिलेशन डीएसिलेशन, एसिलेशन डीएसिलेशन से क्या लास्ट में वो अपनी स्टडी स्टेट में, या फिर मतलब जो अपने को इनिशियल कंडीशन चाहिए उसमें आ जाता है। देखो ग्राफ से समझो एक बार ये वाला, इसमें सबसे पहले डेल नोट था, डिस्टर्बेंस हुआ, डेल 1 पहुंचा, डेल 2 पहुंचा, डीएसिलेशन हुआ, एसिलेशन हुआ, डीएसिलेशन, एसिलेशन लास्ट में होता हुआ, और डेल नोट ही उसका एंगल होगा जो कि हमें चाहिए था स्टार्टिंग में ना। तो ये सिस्टम है। अब इसमें दो चार चीज़ें हैं कि फॉल्ट क्लियरेशन कितनी देर में हुआ, फॉल्टी इंटरवल क्या है। तो फॉल्टी इंटरवल है आपका T1 और फॉल्ट क्लियरेशन हुआ T2 में। इसका मतलब इतने टाइम में फॉल्ट क्लियरेशन हुआ है जो भी है ना, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और एसिलेशन में बताया, एसिलेशन क्यों का मतलब क्या है, एरिया पॉजिटिव है, डीएसिलेशन मतलब एरिया नेगेटिव है, ठीक है। या फिर मतलब वो एसिलेशन का मतलब है एसिलेशन पावर पॉजिटिव है, और डीएसिलेशन मतलब एसिलेशन जो पावर नेगेटिव है, सीरीज बात है। अब यही वो एरिया, देखो इधर, देखो इधर, ये देखो इसमें ना A1 छोटा है, A2 बड़ा है। पता है इसका मतलब क्या है कि ना मुझे क्या करना है, A2 का एरिया ना इतना लेकर के जाना है ताकि मैं A1 के बराबर कर दूँ उस चीज़ को। मतलब मेरे पास टाइम होना चाहिए। देखो जैसे मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट करी, मैंने 5 मिनट में मैंने उसको 100 की स्पीड पर पहुँचा दिया। तो अब ना ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है कि मैं उसको 4 मिनट में जहाँ से 0 से शुरू करी या जहाँ से शुरू कर वापस उसी कंडीशन पर ले आऊँ। मिनिमम मुझे कम से कम नहीं तो 5 मिनट तो चाहिए। अगर मैंने 5 मिनट में एसिलेट करा तो 5 मिनट में डीएसिलेशन के लिए चाहिए, उसी सेम पोजीशन पर लाने के लिए एक्चुअली में चाहिए। तो क्योंकि वही है, एनर्जी का इधर लॉस होता नहीं है जो भी है। तो इन्होंने बताया A2 को जो और अच्छा कर दिया, मतलब इन्होंने A2 का टाइम और बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि आपको डीएसएलआर में और देता हूँ, मतलब 5 मिनट आपने बढ़ाई, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपको 10 मिनट दे दी मैंने कि 10 मिनट में आप उसी स्पीड पर ले आओ। तो आप तो बहुत मज़े आ गए आपके, तो आप तो गाड़ी को आराम से 10 मिनट में ले आओगे, क्योंकि 10 मिनट तो बहुत देती मैंने आपको उस कंपेरिजन के हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। तो इसलिए ना ये A2 मैक्स और यहाँ पे स्टेबल होगा सिस्टम बहुत ज़्यादा, क्योंकि चांस ज़्यादा है ना स्टेबल होने की, वो स्पीड वापस आ जाएगी उस पर। अब देखो इधर दोनों बराबर हैं, तो क्रिटिकल स्टेबल बोलेंगे, क्योंकि इसमें ना आपको सेम जो जिस स्टेप से आपने स्पीड बढ़ाई थी उन्हीं सारे स्टेप्स को लेकर के आपको ये करना है। क्योंकि इसमें हालांकि इसमें डायग्राम में एरिया ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इक्वल है दोनों ना, ठीक है। मैंने थोड़ा कम छोटा कर रखा है, लेकिन बड़ा बराबर है दोनों। और इसमें पता है क्या करना है अपने आप को, कि 5 मिनट में अगर आपने स्पीड बढ़ाई तो 5 मिनट में आपको घटानी है, तो ये बहुत खतरनाक काम हो जाता है। इस टाइम पे ना आपको एक एक स्टेप जिस तरीके से लेना है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी अगर एक स्टेप खराब हुआ तो वहाँ पे ना 5 मिनट नहीं लगेंगे, आपको ज़्यादा ही लगेंगे फिर उसको रोकने में, आप जो भी पहली वाली कंडीशन लाने में ना। तो इसलिए इसको बोला है क्रिटिकल जो स्टेबल सिस्टम, ठीक है। अब इधर आ जाओ, ये तो पॉसिबल नहीं है। कैसे, आपको पता है A1 क्या है, A1 वही है जो अपन एसिलेट कर रहे हैं। अब किसी चीज़ को एसिलेट करा है, अब वापस उसको डीएसिलेट करेंगे। 5 मिनट में आपने 100 की स्पीड पर पहुँचा है, तो क्या 5 मिनट से कम टाइम में तो पॉसिबल ही नहीं है ना। 5 मिनट से कम टाइम में तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है कि आप उसको उसी पोजीशन में ले आओ। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अनस्टेबल बोलेंगे, ठीक है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला आप याद रख लेना, कौन सा, ये वाला ना, डेल CR। इसका मतलब है कि क्रिटिकल जो आपका लोड एंगल है, क्रिटिकल लोड एंगल वही है वहाँ पे जो अपनी क्रिटिकल कंडीशन बनी थी बीच वाली ना, ये लिख भी रखा है मैंने यहाँ पे, देखो ये रहा, ये क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल, ठीक है। बहुत ज़्यादा खतरनाक मामला है यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद कुछ भी हो सकता है। तो cos इनवर्स पाई माइनस 2 डेल नोड और साइन डेल नोड माइनस cos डेल नोड आप याद रख लेना। और बाकी क्रिटिकल एंगल का जो ये फॉर्मूला है ये, बाकी ये वही चीज़ है कि एसिलेट करेगा, ये देखो ये डायग्राम, एसिलेट करेगा, डीएसिलेट एक तरह से इधर उधर होगा तब, ताकि वो ना अपनी जो स्टडी स्टेट है, या फिर स्टडी स्टेट नहीं है, दो कंडीशन ट्रांजिएंट भी है, मतलब वो अपनी इनिशियल स्टेट को ले ले बस, जो स्थायी जो परमानेंट जो कंडीशन है उसको ले ले। जैसे डेल नोड थी ना, तो डेल नोड पे पहुँचा वापस ऐसा, ठीक है। तो बाकी तो ठीक है, और कोई दिक्कत है नहीं इसमें, यही चीज़ें थी। ये इसके मेथड है, थोड़े नाम वाम याद रख लेना कि किस मेथड से इंप्रूव कर सकते हैं ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को। तो भाई बाय इंक्रीजिंग स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी, या फिर जो भी है वो शायद, तो 2-4 याद रख लेना, ठीक है। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आप जो एक्सपेक्टेशंस मुझसे कर रहे थे मैं उनको तो पूरा नहीं कर पाया, लेकिन मैंने वीडियो ज़रूर बना दी है, आपको समझ में आ जानी चाहिए, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। बाकी आपका पेपर नज़दीक है, अच्छे से पढ़ो, ठीक है।